दोस्तों नमस्कार। राम राम साहब, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ। अभी शादियों का काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है, तो आप भी अपने परिवार के साथ में धूमधाम से अपने फैमिली के साथ में जो भी आपके परिवार में या आसपास के लोगों के जो भी शादी है उसमें अगर आप इनवाइट हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। शादी का एक मतलब सीजन होता है, उस सीजन में हम सब खूब इंजॉयमेंट करते हैं। इसी बीच में दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर जो हुआ था उसकी आंसर की रिलीज हो चुकी थी और काफ़ी दुविधाओं का सामना हमें करने को पड़ा था क्योंकि हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे। मैं माफ़ी चाहूँगा, शादी अटेंड कर मेरे भाई की शादी थी, इसलिए मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया कि आंसर की कब आई, क्या आया, क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, आपसे जुड़ नहीं पाया। दोस्तों ये प्रथम शिफ्ट का पेपर मैं आपके सामने कर रहा हूं। वीरेंद्र नाम का जो मेरा साथी है उसका ये पेपर आंसर शीट में यहां पर आपके साथ में थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स क्या है लगातार इस पे ये कह रहे सर ये गलत है वो गलत है, तो सभी का जवाब भी वहां पे दे पाना संभव नहीं है। साथियों यहां पर मैं आपको प्रथम शिफ्ट के कुछ प्रश्न है वो कराऊंगा। यहां पे जीके मैथ रीजनिंग में ज्यादा ऑब्जेक्शंस मेरे हिसाब से आए भी नहीं है और गलत प्रश्न भी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। जो एसएससी लगातार ये काम करती है तो इसमें समस्या नहीं आती। लेकिन ड्राइवर का जो पार्ट था उसमें क्या एसएससी पहली बार इसमें प्रवेश लिया है एसएससी ने भी, तो उसको भी थोड़ा सा यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि एक भावी ड्राइवर को किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं। और उसने प्रश्नों को कुछ पेचीदा यानी कि उसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट करने के चक्कर में क्या है कुछ गलत प्रश्न भी दे दिए हैं। हालांकि उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे भी कौन से प्रश्न है वो गलत हैं, किन पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट इसमें जो ड्राइवर का पार्ट है उस पर आ जाता हूं। आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। स्पार्क इग्निशन यानी जिसमें स्पार्क लगा रहता है, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। इंजन को कुछ कारकों के अनुसार कंप्रेशन इग्निशन इंजन से विभेदित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन उन कारकों में शामिल नहीं है। यानी डीजल और पेट्रोल को हम अलग किस आधार पर कर सकते हैं वो कारण दिए गए, उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भी टायरों का प्रकार है, इससे कोई डीजल का पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। टायरों का संबंध डीजल या पेट्रोल से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड पर्सन पे हम चलते हैं। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन आपका होता है इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो वाहन रोकना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। प्रश्न 3 है, आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं, ठीक है, यानी कि दायां मोड़ माना कि त्रिभुज का मान लेते हैं हम, इसमें दायां मोड़ इधर आया है, ठीक है, और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है, दाएं ओर मुड़ने का संकेत दिखाएं, सड़क के दाईं ओर रहें और दाईं ओर मुड़े। बिल्कुल जहां पे आपको यानी कि दाईं मोड़ का संकेत दिखाई दे रहा है तो यहां पे कुछ एक दिक्कत आपको यहां पे ये आ सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि भाई ये मैंने आपको चित्र दिखाया ये तो मोड़ का है, लेकिन जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है आगे दायां मोड़ देखते हैं, दायां मोड़ है, इसका मेरे हिसाब से तो मतलब है कुछ चौराया है जहां पे आपको दाएं मुड़ने का मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप दाएं मुड़ सकते हैं। यहां पे देखो गति बढ़ाएं, तो गति तो मोड़ में बढ़ानी नहीं है, बायां ओर का संकेत तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको तो राइट में मुड़ना है। धीमी गति, अत्यधिक बाईं ओर गति को तीव्र गति, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ये आगे जाकर आपको राइट टर्न होने के बारे में बात कर रहा है, तो राइट टर्न का इंडिकेट करना है, राइट साइड में आपको जाना है और दाईं ओर मुड़ जाना है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीओ में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, आरटीओ की फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, बिल्कुल सही है। प्रश्न आपके साथ में 5 आ गया है। यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको देखो हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, यानी कि अस्पताल और अदालत के पास में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन बात करता हूं मैं स्कूल के पास में भी 100 मीटर के एरिया में जहां पे हॉर्न निषेध किया गया है वहां पर आप हॉर्न नहीं प्रयोग कर सकते। जहां पे हॉर्न का निषेध है, अगर स्कूल के पास में हॉर्न निषेध का संकेत लगा है तभी आपको उसका प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आप वहां पे कर सकते हैं क्योंकि वहां स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, तो वहां पे आपको गति धीमी करनी है और गति धीमी होने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वहां पे हॉर्न का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि जो रोड होती है, सड़क होती है, वो आपकी स्कूल से थोड़ी दूर होती है, तो वहां पे आप 100 मीटर कितना थोड़ा सा होता है, तो आप इसको मान सकते हैं कि भाई यहां पे आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। कहां पे, अस्पताल और अदालत, ये 2 चीजें आ जाए तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से क्या स्टीयरिंग सिस्टम का एक भाग है।
एक स्टीयरिंग सिस्टम का भाग पूछा। ओडोमीटर आप सभी को पता है क्या करता है, ये कुल तय दूरी को बताता है। ब्रेक ड्रम ब्रेक का भाग है, क्लच है, तो स्टीयरिंग सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रथम पंजीकरण की तिथि से खालिस्तान की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र। यहां पे बात हो रही है, आपने एक न्यू कार खरीदी है, न्यू कार ली है, तो आप सभी को पता है जब कंपनी से मैन्युफैक्चरर द्वारा गाड़ी को तैयार करके डीलर को दिया जाता है तो उसके साथ में ये पूरी टेस्टिंग करके दिया जाता है कि ये जो व्हीकल है ये पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी जांच कंपनी खुद करके देती है, सर्टिफाइड करके देती है। इसीलिए नई कार को 1 साल तक पीयूसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे 1 साल बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे, एकदम सिंपल है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। वाहन को क्या करना, वाहन को सड़क के बाईं ओर रोकें, सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं आ रही है। सिंपल प्रश्न, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का हिस्सा है? इलेक्ट्रिक वाहन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्टार्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो जब आप गाड़ी को इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी कि बैटरी या इससे जुड़े पार्ट्स या उपकरण होते हैं, इसमें स्टार्टिंग सिस्टम जो होता है सेल्फ स्टार्टर, तो इसके संबंध में इसका एक हिस्सा पूछा है। ईंधन गेज का कोई संबंध नहीं है, हेडलाइट का कोई गाड़ी को स्टार्ट करने से मतलब नहीं है, फोग लैंप का भी नहीं है। बैटरी है वो सेल्फ स्टार्टर से जुड़ी रहती है, उसको करंट देती है, तो ये स्टार्टिंग सिस्टम का भाग है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये ओवरटेक करने की निषिद्धता या ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम वाहन से, ये काफी लोगों ने इसका डाउट है मेरे पास में भेजा है, लेकिन इस पे भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं है। थोड़ा सा इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आपको प्रश्न सुनाता हूं मैं। हम वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, नियमित रूप से वाहन का रखरखाव। नियमित आप वाहन का रखरखाव करना, यह बात तो भी सही है। रखरखाव करेंगे तो यानी कि जो ईंधन है उसकी खपत कम होगी, और वहां पर ईंधन खपत कम होगी तो प्रदूषण भी कम होगा। वहां पुराने वाहनों को बदलकर आप पुराने जो वाहन होते हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे दिल्ली है तो वो कहते भी कोई भी 10 साल से पुराना डीजल इंजन होगा तो उसको आप नहीं चला सकते। उसी टाइप से आप क्या है, पुराने वाहनों को बदलवा कर भी यहां पे वाहन प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कार पुलिंग, ये किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया था। कार पुलिंग का पर्सन एकमात्र मैंने बताया था, कार पुलिंग, ठीक है। और ये कार पुलिंग होता क्या है? कार पुलिंग कई लोगों ने, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक ये भी दिया था, कार पुलिंग यानी एक खराब कार को पुल करके ले जाना, यानी खींच कर ले जाना। स्टूडेंट्स ने उस पर्सन को सबसे ज्यादा ये बताया था कि खराब कार को खींच के ले जाना। आप टेलीग्राम को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कार पुलिंग का मतलब होता है आप 2 बंदे हैं, 1+1 2 बंदे हैं, किसी एक शहर यानी कि जयपुर में आप नौकरी करते हैं गांव से। अब आप जयपुर जाते हैं तो ये अलग कार से जाता है, ये अलग कार से जाता है, तो दोनों का ईंधन जलेगा। दोनों का ईंधन जलेगा मतलब कि दोनों गाड़ियां पोल्यूशन करेगी। इसकी बजाय अगर आप दोनों मिलकर एक कार से जाते हैं तो क्या होता है, तो यानी कि ईंधन कम खपत होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। इससे बोलते हैं यानी कि मिलकर एक से अधिक लोगों का मिलकर एक ही कार से सवारी करना, यानी कि मिलकर गाड़ियों का प्रयोग करना है, वो कार पुलिंग कहलाता है। तो यहां पे कार पुलिंग का मतलब है गाड़ी की संख्या कम करना, मिलकर गाड़ी का प्रयोग करना। तो यहां पे कार पुलिंग बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से आप प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसमें ये तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन इसका जो 4 नंबर है वो राइट है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। खालिस्तान अधिकांश आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन, यानी जिसमें ईंधन को इंजन के अंदर जलाया जाता है, जैसे पेट्रोल इंजन है, गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी आईसी इंजन होते हैं, में कार्यरत हैं, चाहे वे ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाते हों या कहीं और। यानी जो ऑटोमोबाइल है या कहीं है, जो आईसी इंजन होता है उसमें क्या होता है, तरल कूलिंग होता है, ठीक है। तो तरल कूलिंग यानी कि तरल पदार्थ से कूलिंग करना। हालांकि टू स्ट्रोक इंजन जो हल्के इंजन होते हैं इनमें तरल कूलिंग नहीं होता है, इनमें आपके एयर कूलिंग होते हैं, लेकिन यहां एयर कूलिंग की बात नहीं हो रही है। तो आईसी इंजन जो अधिकांश की बात है ना, यहां पे अधिकांश ऑप्शन आ रही है, अधिकतर मतलब की। तो ये तरल कूलिंग मतलब कि हम पानी से या कूलेंट से इसको ठंडा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 है, तकनीशियन खालिस्तान को लबालब भर के वाहन की शीतलन तंत्र की जांच करता है। यानी कि जो तकनीशियन होता है या जो सही करता है गाड़ी को, वो शीतलक या कूलेंट को भरकर उसको पूरा भरेगा, फिर रेडिएटर को चालू करेगा या गाड़ी को चालू करेगा, तो उसके बाद वो चेक करेगा भी कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें भी ये आंसर है वो सही है।
चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है? चेतावनी चिन्ह त्रिभुज में होते हैं, कोई भी डाउट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सटीक आंसर इसका ये आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और ऊष्मा विकिरण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंचाता है। बिल्कुल, जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो साथियों मैंने आपको 80 से 85 बताया था, 80 से 85, तो आपको कहीं कहीं है वो आपको 85 से 90 भी देखने को मिल सकता है। यहां पे 72 से 82, यहां पे देखो ये एक रेंज बताने वाला आपका पर्सन है, यानी कि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। फिक्स भी कई एग्जाम में फिक्स भी आया हुआ है, 82 आया हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है 71 से 82, इसमें क्या है कॉपर की एक पत्ती लगी रहती है। जैसे जैसे वो गर्म होगी, गर्म होकर वो पिघलेगी तो वो क्या हो जाएगी, मतलब कि स्विच को ऑन कर देगी। तो वो क्या है 71 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब कि वो पिघलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब कि लचीली होने लगती है और उस स्विच को ऑन करके थर्मोस्टेट को क्या कर देती है, ऑन कर देती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान रखना है। हालांकि ये इसमें देखो थर्मोस्टेट वाल्व है, इसमें रबड़ की ट्यूब लगी होती है, वो इसमें काम करती है। अगले प्रश्न ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दहन कक्ष कंबसन चैम्बर में ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में अचानक दाब बढ़ता है और शोक पिस्टन, शोक यानी झटका, पिस्टन गजन पिन और के माध्यम से बेरिंग तक जाता है। यानी जब आप दहन कक्ष में ईंधन को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो वहां पे क्या है उष्मा पैदा होती है, गैसें जलती है, वो फैलती है, पिस्टन को धक्का देती है, उस धक्के को शोक कहा जा रहा है। तो ये जो झटका है, शोक है, वो पिस्टन किसके माध्यम से, पिस्टन और गजन पिन इन दोनों से क्या जुड़ी रहती है, संयोजी छड़ यानी कि कनेक्टिंग रोड जुड़ी रहती है, के माध्यम से बेरिंग तक जाती है, यानी कि नीचे क्रैंकशाफ्ट तक जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता का मानक 75। हमने जो लास्ट में रामबाण प्रश्न दिए थे, आपको रामबाण क्वेश्चन दिए थे, उसका दोस्तों पहला ही प्रश्न ये आपका पोल्यूशन से संबंधित था, इसमें छपा था, टपका था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहां पे दिन के बारे में पूछा, आपको याद रखना है, दिन के समय में 75 डेसिबल इसमें होता है। भारतीय यातायात नियम के अनुसार भारत में यातायात नियम क्या है, चालक के लिए सामान्यतः पालन किया जाने वाला सही मार्ग क्या है? भारत में आप सभी को पता लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड का नियम है, हमें हमेशा बाईं साइड का नियम मानकर रोड पर वो चलना चाहिए। हम हमेशा सड़क के की साइड में चलते हैं, बाईं साइड में चलते हैं, लेकिन स्टीयरिंग की साइड में होता है बाईं साइड में, बाईं साइड का बाएं हाथ का जो नियम होता है हमारा, बाएं हाथ का नियम है, लेकिन इसमें स्टीयरिंग की साइड में होता है राइट साइड में। ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न शायद आ चुका है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सॉरी थर्ड शिफ्ट में आया है। यहां पे आपको ध्यान देना है, बाएं हाथ का नियम जिस देश में होगा, जिस देश में जिस साइड का नियम है उसके उल्टी साइड में स्टीयरिंग होता है। और इसमें भी आपको है यहां पे भारत में इसके बारे में पूछा गया था, हालांकि वो प्रश्न उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वो अधूरी भाषा का प्रश्न है, पूरी प्रश्न में भाषा समझ में नहीं आई थी। तो भारत में क्या है, बाईं साइड का नियम है, यानी लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाने का नियम दिया गया है। प्रश्न 19 आपके पास में है, परिवहन के संदर्भ में पीयूसी का पूर्ण रूप एकदम सिंपल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। यह संकेत क्या इंडिकेट करता है, आगे चलना अनिवार्य, यानी आपको सीधे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब छात्रों को लेने उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई हो तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पे देखो ये रोड सेंस का प्रश्न है, और रोड सेंस में हमेशा आपको सबसे अच्छा आंसर देना होता है। सबसे अच्छा मतलब कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे अच्छा जवाब कौन सा है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि भी दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 4 मार्ग है, तो आपको सबसे अच्छा मार्ग, 4 मार्ग है, आप चारों मार्ग को से नहीं बता सकते, आप उनमें से एक को परफेक्ट बता सकते हैं कि ये एकदम सबसे सटीक, सबसे कम समय, सबसे कम खड्डे और ब्रेकर आएंगे, आप कम समय में और आसानी से सुरक्षित रूप से आप पहुंच जाएंगे, तो ये बेस्ट रास्ता। इस प्रकार से आपको क्या है, एक बेहतरीन विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, और यही इस प्रश्न में देखो देखने को मिला है। यहां पे एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रश्न आया था कि बस है वो सवारियों को उतार रही चला रही है, तो आपको पीछे रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, पीछे रुकना चाहिए। तो ऐसा तो इसमें प्रश्न में ऑप्शन आया नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि छात्र है वो सड़क को पार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित होता है?
तो आप सभी को पता है यहां पे हॉर्न का जो प्रयोग है वो दो जगह पे प्रतिबंधित होता है। कहां पे? अस्पताल और न्यायालय के पास में। ध्यान देना है, स्कूल के 100 मीटर के एरिया में हॉर्न प्रतिबंधित होता है अगर वहां पे हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत लगा हुआ हो, अदरवाइज नहीं होता। आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। जहां पे हॉर्न निषेध का संकेत होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, हॉर्न को नहीं बजाएंगे, बाकी आप बजा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है? अभी जॉब कार्ड क्या है? वाहन से संबंधित एक कार्ड होता है जिसमें वाहन की पूरी डिटेल रहती है, कब आप सर्विस करवाते हैं, कौन सी सर्विस में आपने ऑयल चेंज करवाया है, ऑयल चेंज है, ब्रेक ऑयल है, क्लच ऑयल है, ट्रांसमिशन ऑयल है, जितने भी प्रकार के टायर कब बदला है, कितनी गाड़ी चल चुकी है, क्या क्या समस्याएं इसमें आई है, कौन सी सर्विस में किन समस्याओं को आपने ठीक करवाया था, उसके बारे में है। तो ये जॉब कार्ड इसकी पूरी जानकारी रखता है। तो इसमें ग्राहक का पसंदीदा रंग ये फीचर है, वो जॉब कार्ड का घटक है, वो नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का निकास तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है उसका भाग नहीं है, ये सॉरी निकास उत्सर्जन का, निकास आपका जो एग्जॉस्ट गैसें होती है उनका भाग नहीं है। आप सभी को पता है यहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तीनों गैसें निकलती है, लेकिन ये कैल्शियम है वहां से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि सर इसमें के साथ बिक्री प्रमाण पत्र के साथ पूछा है तो क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पहली बात तो इसमें दो चीजें होती है भी, एक तो बिक्री प्रमाण पत्र आप क्या है जहां से खरीदते हैं, वो खरीदते हैं तो वहां पे वो एक सेलर क्या करता है, उसको एक आपको एक पर्ची बना के दे देता है कि ये आपका गाड़ी का बिल है, ये आप मतलब कि मैंने आपको जो गाड़ी दी है इसका बिल है, इसमें राशि वगैरह लिखी हुई है। लेकिन जब आप उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हालांकि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके डीलर ही करवाता है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है उस फॉर्म उसमें उस मतलब कि जो आपका बिल था उस बिल को के आधार पर फॉर्म 21 भरा जाता है, फॉर्म 21 भरा जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफिकल्ट है, बिक्री प्रमाण पत्र नाम भी आया हुआ है, बिक्री प्रमाण पत्र भी प्रमाण पत्र तो है, फिर इसके साथ में क्या लगेगा, फिर इसके साथ में भी बिक्री प्रमाण पत्र फॉर्म बनता है कि इसमें 21 में तो बनता है, फिर बिक्री प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है फिर फॉर्म 21 क्यों भरना, समझ रहे हो। हालांकि थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू है, आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये देखो ये क्या है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनका हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते ज्यादा, ठीक है। तो आप लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज्यादा यहां पे वो चीज नहीं है, आप रिस्क इस पे ले सकते हैं, मेरे कहने से आप मतलब कि रुकना नहीं है आपको, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि बिक्री प्रमाण पत्र फॉर्म 21 किसके लिए होता है, बिक्री के प्रमाण पत्र के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको फॉर्म 21 भर के देना पड़ता है, और फॉर्म 21 किसका होता है, बिक्री का प्रमाण पत्र, ठीक है, सेल सर्टिफिकेट होता है। तो अब सेल सर्टिफिकेट है तो इसके साथ में फिर अलग से कोई 21 थोड़े लगाते हैं। यह पूछ सकता था कि भी बिक्री प्रमाण पत्र किस फॉर्म में होता है, तो 21 हम कह सकते थे। थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू है, आप लगाने को लगा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बाकी बिक्री प्रमाण पत्र 21 में होता है। आप इसमें ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से दो यहां पे थोड़ा सा संशय मुझे भी लगता है कि लैंग्वेज का इश्यू इस पर्सन में हो रहा है। प्रश्न 26 है, एक आईसी इंजन में चूषण चरण यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन यानी पहला के माध्यम से नया आवेश यानी कि न्यू चार्ज, आवेश कहते हैं चार्ज को, ठीक है, इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है, तो इसमें इनलेट जो वाल्व होता है, इनलेट वॉल्व के माध्यम से पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या है, नया आवेश यानी कि नया ईंधन या फ्यूल है वो अंदर प्रवेश करता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं थोड़ा सा, प्रश्न संख्या आपके 27 है। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रवेश निषेध, मैंने कई बार बता दिया था, एक एरो है काट दिया, यानी एक ही तो मार्ग था जाने के लिए, उसको बंद कर दिया, मतलब कि आपको जाना ही नहीं है, मना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। एक इसके लिए ये भी आता है, एक ये आपके इस प्रकार से, तो ये भी नो एंट्री का होता है, तो प्रवेश निषेध या नो एंट्री दोनों हो गया। एक एरो जा रहा होता है, एक आ रहा होता है, इनमें से एक को काट देते हैं, तो ये वन वे या मैं कह सकता हूं यहां पे एक साइड में यान प्रतिबंध इस प्रकार का हो सकता है, एकांगी मार्ग वगैरह, तो यहां पे प्रवेश निषेध ऑप्शन बी या 2 नंबर है उससे ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार की प्रकाश व्यवस्था का एक घटक नहीं, प्रकाश का, दोस्तों प्रकाश का नाम आ गया है,
तो सीधा सा मतलब लाइट 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 लाइट, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कार में पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पैर के द्वारा। स्टीयरिंग हाथ से होता है, वाइपर भी हाथ से होता है, हेडलाइट भी हाथ से होती है, तो क्लच इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न 29 नंबर है, पावर स्ट्रोक के बाद दहन कक्ष से जली हुई गैसों को निकाला जाता है। सभी को पता है एग्जॉस्ट जो वॉल होता है उससे निकालते हैं। प्रश्न 31 है, 4 पहिया वाहन में चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए एयरबैग वाहन के अंदर लगाया जाता है या लगाए जाते हैं? वाहन के अंदर। अब देखो, फेस शील्ड, हाथ दस्ताने, हेलमेट, तो एयरबैग इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है, भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सड़क मार्किंग काफी अच्छा प्रश्न है और कई लोग, अधिकतर लोगों ने इसका जो है मतलब कि गलत आंसर दिया है। वैसे मेरे साथी ने इस प्रश्न का जवाब है सही दिया है। मध्य रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मध्य रेखाएं कहां होती है? जो 2 लेन वाली सड़कें होती है तो वहां पे होती है, बिल्कुल हम ठीक मान सकते हैं। ठीक है, मध्य का मतलब बीच में होता है। ठीक है, सफेद रंग सामान्यतः पर किनारों और वस्तु को, केवल किनारों और वस्तु को चिन्हित करने पर। देखो सफेद रंग जो होता है वो बीच में, मध्य रेखा में भी हो सकता है, किनारों पे भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा इस हिसाब से। सफेद या पीला काले रंग के साथ किनारों और वस्तु को चिन्हित करने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। पीले रंग का इस्तेमाल सामान्यतः कैरिजवे चिन्हों के लिए होता है। कैरिजवे जो रोड चिन्ह होते हैं उनके लिए होता है, तो यह भी नहीं होता, यह भी गलत हो जाएगा। केवल कैरिजवे का चिन्ह आया है। पीले रंग का प्रयोग हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से क्या है, सही आंसर हो जाएगा मध्य रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने कई बार बता दिया था, आपको एग्जाम्पल के साथ में बता दिया था। अभी ये आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के ये 4 टायर होते हैं। अगर गाड़ी पीछे से इधर स्किड करती है, पीछे से लेफ्ट साइड में स्किड करती है, तो आपको गाड़ी को इधर उल्टी दिशा में काटना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, उल्टी दिशा में नहीं काटना चाहिए, उसी दिशा में काटना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप उल्टी दिशा में काटेंगे तो गाड़ी पीछे से इधर जा रही है और इधर आप काटेंगे तो गाड़ी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिसल जाएगी। लेकिन आप अगर गाड़ी जिधर जैसे लेफ्ट साइड में फिसल रही है तो आप गाड़ी को लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो क्या है, गाड़ी फिसलने को कम करने में मदद करेगा। यानी कि स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 34, भारत में यूरो फर्स्ट उत्सर्जन मानकों को देश भर में लागू किया गया। यूरो फर्स्ट ही तो भारत स्टेज फर्स्ट था और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, तो ये सही है। डीजल इंजनों में ईंधन इंजेक्टर द्वारा कणित यानी कि ऑटोमाइज्ड किया जाता है, तो ईंधन इंजेक्टर हो जाएगा डीजल इंजन में, सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है, पैदल यात्री है वो सड़क पार करने के लिए अगर कोई कदम रखता है जेब्रा लाइन पर, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जेब्रा लाइन से पहले, आप सभी को पता है स्टॉप लाइन होती है, तो स्टॉप लाइन से पहले रुकें और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन सी सही है। तो साथियों यहां पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। BS6 उत्सर्जन मानकों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपने NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में खालिस्तान प्रतिशत की कमी करनी होगी। BS6 के बारे में पूछा गया है। साथियों एक चीज मैं आपको यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यहां पे काफी जो प्रश्न है ये प्रश्न काफी स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सबसे पहले मैं बता देता हूं, यहां पे बात आई है आपके BS6 में और पेट्रोल वाहनों की बात आई है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात आई है, तो इसका सही आंसर वो 25% हो जाएगा। मैंने पहले भी बता दिया था। लेकिन यहां पे डीजल इंजन आ जाता, अगर डीजल इंजन आ जाता डीजल इंजन में इसका सही जवाब हो 68% होगा। यह आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। अगर पार्टिकुलेट मैटर की बात आ जाती नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह, तो यहां पे 82% हो जाता। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको यहां पे है वो ध्यान देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आजकल खालिस्तान इंजन के केस में, किस इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम CRDI का उपयोग किया जाता है? यहां पर देखो दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहूंगा। CRDI इसका जो अधिकांश प्रयोग है वो डीजल इंजन में किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से ये FI सिस्टम आया है, FIS यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया है,
जिसमें क्या है कि यानी कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं इसमें से कार्बोरेटर को हटा दिया गया है। उसके बाद से जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें भी रिले का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पे बात आ रही है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जो कि फ्यूल के नोजल से, जो नोजल होते हैं उनसे पहले लगी रहती है, वो डीजल इंजन में होती है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं जिनमें आप आजकल FIS होता है उसमें भी एक कॉमन रेल रिले है वो लगाई जाती है, जैसे CNG है, LPG है, इसमें लगाई जाती है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे प्रश्न आया है कि इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन। यहां पे देखो दोस्तों CNG और LPG ऑप्शन आ जाता, डीजल पेट्रोल सब आ जाता तो हम मान सकते थे कि यार उधर हम जाएं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डीजल इंजन है इसका प्रयोग डीजल इंजन में ही किया जाता है, ठीक है। अब ये FIS के बाद में जो रूल चेंज हुआ है, अब उसको CRDI नहीं, उसको जो आपका है रिले जरूर बोल सकते हैं हम केवल, जैसे अब CNG इंजन है तो उसमें भी रिले का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगर CRDI की बात आ जाए तो मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है डीजल इंजन के लिए इसकी शुरुआत हुई थी और इसी में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। हालांकि इसका जवाब है, आप गूगल करेंगे तो डीजल और पेट्रोल दोनों को शो करेगा। मैंने अभी आपको बता दिया है कि FIS या FI सिस्टम जब से आया है तो जो पेट्रोल इंजन है इसमें भी जो रिले है इसका प्रयोग है वो किया जाने लगा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो इस पे भी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, बाकी आप इसको भी लगा सकते हैं गूगल करके, कोई आप सेंटेंस का हवाला देके वहां पे दे सकते हैं। आपको प्रूफ तो कोई मांग नहीं रहा, आप प्रूफ यानी कि ये कह सकते हैं कि भी डायरेक्ट कि भी पेट्रोल और डीजल इंजनों में वर्तमान समय में, क्योंकि इसमें आजकल का भी ऑप्शन आ गया, आजकल का जो नाम आ गया है, तो इसका आप रेफरेंस देखिए जो CRDI इसका प्रयोग है आपके पेट्रोल डीजल दोनों में किया जा रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि इन सभी प्रश्नों के जो जवाब है, रीजन है, ऑब्जेक्शन वाले हैं, वो सबके जो रीजन है वो लिख के मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। वो सबके ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको लाइव आपको ऑब्जेक्शन लगा के दिखा दूंगा, मैं खुद सबके लगाऊंगा, ठीक है। मैं खुद है आप सभी के, आपके सभी के ऑब्जेक्शन जो भी हैं वो मैं सब ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, आपको भी लगाना है, ठीक है। तो यहां पे डीजल इंजन मेरे हिसाब से सही आंसर है, फिर भी हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वहां पे उन्होंने C जवाब उन्होंने किया है। तो देखो अब किसने क्या किया है वो मुझे नहीं मतलब यहां पे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्या कि प्रेजेंट टाइम की आजकल शब्द इसमें आया है, अधिकांश आ जाता या मुख्य रूप से आ जाता तो हम डीजल को कर सकते थे, लेकिन आजकल का प्रयोग आया तो यहां पे मैं थोड़ा सा सस्पेंस यहां पे हुआ है पेट्रोल डीजल के बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न चिन्ह का क्या आशय है? अनिवार्यतः हुन बजाय, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को HC और NOx यानी हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को खालिस्तान प्रतिशत तक कम करना होगा। बात आ रही है BS6 इंजनों की, डीजल इंजन की। यहां पे मैंने आपको बताया था बात आ जाती केवल नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात आ जाती तो आपको 68 क्वेश्चन करना था। ये किसका है? डीजल इंजन का। बात आ जाती पेट्रोल इंजन की तो यहां पे 25 हो जाता, लेकिन यहां प्रश्न आया है HC प्लस NOx, तो इसका सही जवाब है 43%। बिल्कुल सही है, कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। प्रश्न 41 है। ऑटोमोबाइल में खालिस्तान का उपयोग विभिन्न टॉर्क और गति, तो ये गियरबॉक्स के माध्यम से संभव है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चमकती हुई पीली यानी कि फ्लैशिंग वाहन की गति तेज करें, यह गलत हो जाएगा। बाईं ओर मुड़े, यह भी गलत हो जाएगा। वर्तमान गति बनाए रखें, यह भी गलत हो जाएगा। वाहन की गति धीमी करें और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों यहां पे एक चीज है, एक होता है सावधानी शब्द, एक होता है सुरक्षित। हालांकि हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे जो मतलब कि जो ये सुरक्षित शब्द है वो रेड लाइट के साथ में आता है, सावधानी जो शब्द होता है वो आपके येलो लाइट के साथ में आता है। लेकिन यहां पे सुरक्षित दे दिया तो ये दोनों इर्द गिर्द ही इनका जो है मीनिंग होता है, तो यहां पे आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन के लायक पर्सन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वाहन की गति धीमी करें, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहें। पर्सन संख्या 43 है MPFI, तो इसका पूरा नाम पूछा है तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ऑप्शन नंबर C है इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वाहन में कटआउट स्विच का है प्रयोग कहां किया जाता है? चार्जिंग सिस्टम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहां पे दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। कई बार मैंने इस प्रश्न का जवाब आपको बता दिया है, आज मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ठीक है। यह आपका चौराहा है, यह आपका चौराहा है। यहां पे आप इस प्रकार से चौराहे को देखते हैं,
मैं थोड़ा सा बस आधी मिनट में पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका चौराहा होता है, माना कि ये मध्य रेखा होती है। इसमें आप सभी को पता है कि आप यहां से अब एंटर करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया यहां से पहले से इसमें गाड़ी आपके राइट साइड से भी, लेफ्ट से तो गाड़ी आएगी नहीं, समझ रहे हो, लेफ्ट से तो आएगी नहीं, किधर से आएगी, राइट साइड से आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आप चौराहे में जा रहे हैं तो राइट साइड से जो गाड़ियां आ रही है उनको आपको रास्ता देना है। यानी कि यहां से जो गाड़ियां आएगी, मैं इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देना चाहता हूं, यहां से जो गाड़ियां आ रही है तो इनको आपको रास्ता देना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यह भी बिल्कुल सटीक है, आंसर है। आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यहां पे देखो ऑप्शन क्या क्या है, जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत न हो, आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत न हो, यह भी सही है। जब आगे का रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तो दोस्तों ये रोड सेंस का प्रश्न है। किसका है, रोड सेंस का प्रश्न है। और रोड सेंस में मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको सबसे अच्छा आंसर देना होता है। यहां पे सबसे अच्छा आंसर यह है कि जब आपके सामने का जो रास्ता है वो साफ दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो फिर आपको ओवरटेक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपको सामने का जो व्हीकल है उसको, उसके संकेत की प्रतीक्षा किस लिए करनी है, क्योंकि आगे का रास्ता साफ है ही नहीं, तो फिर आपको सिग्नल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। और रियल में यही रोड सेंस होता है। मैं शुरू से कहता आया था कि आपको रोड सेंस को काफी अच्छे तरीके से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और इन्हीं प्रश्नों पर काफी अच्छा डिस्कशन अगर हम करते हैं तो हम इन चीजों को सीखते हैं। जितना ज्यादा हम इन प्रश्नों को टाइम देते हैं, समझते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो हम इन चीजों को सीखते हैं। तो यहां पे अच्छा आंसर है वो बी, ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्शन लगाने से मना नहीं करूंगा। हालांकि थर्ड शिफ्ट का जो एक प्रश्न है उसमें, इसी प्रश्न में यह दिया गया है, आप ओवरटेक नहीं करेंगे जब तक आपके सामने चल रहे वाहन को द्वारा सिग्नल, आपको ओवरटेक करने का सिग्नल नहीं मिला है तो आप ओवरटेक नहीं करेंगे। मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूं। प्रश्न संख्या इस 47 का ऑप्शन ए है, उसमें सही माना गया है। आगे के वाहन से ओवरटेक करने का संकेत न हो तो आप ओवरटेक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपको रोड सेंस में सबसे अच्छा जो प्रश्न होता है, उस प्रश्न में सबसे अच्छा ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस पे मतलब कि इसमें ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि अगर बाय द वे शशि ने ये इसको चेंज कर भी ही दिया तो आप कहोगे सर आपने मुझे मना किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आंसर इसमें 2 नंबर है, आपको इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भी थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न है उसमें इसका आंसर ये माना गया था, और इसमें ये भी ऑप्शन है, आपने बी को माना है और उसमें मतलब कि ये दिया गया है, तो आप उसको लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 48, एक इंटरनल कंबशन इंजन में बॉडी का मुख्य भाग, यहां पे देखो, अब यार ये कह देते हैं कि इंजन का मुख्य पार्ट, अब इंजन के तो सभी पार्ट है वो मुख्य होते हैं, सभी पार्ट को काम करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि भाई इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे सिलेंडर में जो केम शाफ्ट है, केम लोब है, पिस्टन है, पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड है। अब मैं बात करूं कनेक्टिंग रोड, ये भी तो मुख्य भाग है, पिस्टन है ये भी मुख्य भाग है, सारे के सारे क्या मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों में जो मुख्य भाग की बात आ जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको सिलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे पूछा है बॉडी का मुख्य भाग, बॉडी का मुख्य भाग पूछा है। भी जो आपका एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इसकी बॉडी जो इंजन होती है, बॉडी का इंजन होता है, उसके मुख्य भाग क्या है, सिलेंडर। तो चलो हम सिलेंडर मान सकते हैं कि भाई जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके अंदर ये खोखली नली बनी होती है जिसमें पिस्टन घूमता रहता है, तो ये उसका एक मेन पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पिस्टन उसमें मूवमेंट करता रहता है, तो ये एक मेन पार्ट है, बिल्कुल है। लेकिन सिलेंडर हेड ऑप्शन में आ गया, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स ने सिलेंडर हेड को भी लगाया होगा, या कईयों ने तो सिलेंडर पिस्टन को भी लगाया होगा। तो यहां पे ये क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस पे भी लगा सकते हैं। वैसे देखो इसका कोई सेंस नहीं निकलता, कोई भी इसका वो नहीं है कि यार ये इसका सही हो जाएगा इस आधार पे, बेस्ट बे कोई इसका बेस नहीं है कि आप किस आधार पे इसको भी मानते हैं। मेरे हिसाब से मुझे भी कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन ये क्या कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका आप जवाब नहीं दे सकते, आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसमें ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। क्लच खालिस्तान प्रणाली का एक पुर्जा, क्लच किसका, संचारण ट्रांसमिशन सिस्टम का एक भाग है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण,
अधिकतम कितने माह के लिए, 1 माह के लिए वैलिड होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पे ऑब्जेक्शन के लिए मैंने बताए हैं। इन सभी ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों को दोस्तों यहां पे अलग से पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम के माध्यम से उनका रीजन लिख के आपको बता दूंगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। और कैसे लगाना है इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा, मैं लाइव आपके सामने इन सभी प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। तो इनका रीजन है, वो रीजन हमें तैयार करना पड़ेगा, रीजन तैयार करके मैं आपको भेज दूंगा और उसको आप कॉपी पेस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कोई इसके अलावा आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से देखो ये सारे प्रश्न मैंने आपको कई बार बता दिया है। हाँ, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये ऑब्जेक्टिव जो है पेपर होता है और इसमें ये मानती है फैक्ट को, यानी कि जो एग्जाम होता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, आपको उन चारों में से सही जवाब के साथ साथ में सबसे बेस्ट आंसर पे टिक करना होता है, ठीक है। तो ये आपको जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने कह दिया कि भाई एक हेवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी कितनी उम्र होगी तो आप उसमें लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन दे दिए 20, 22, 25, 30। तो अब 30 वाला भी तो कर सकता है, 25 वाला भी कर सकता है, 22 वाला भी कर सकता है और 20 वाला भी कर सकता है। अब आप कौन सा करोगे, 20 वाला करोगे, क्योंकि सबसे सटीक आंसर क्या है, 20 है। 20 से ऊपर वाले क्या है, इस भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि 20 से ऊपर वाले इसी में आ गए, मतलब ठीक है। तो यहां पे अगर 20 जिसकी उम्र हो जाएगी वो इस एचएमवी के लिए क्या है, मतलब कि आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, उनमें हमें आंसर को सबसे जो बेस्ट आंसर होता है उसी को आंसर है के रूप में सिलेक्ट करना होता है। और यही रोड सेंस होता है। व्हीकल मेंटेनेंस से जो पर्सन आए हैं उनमें भी कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली है जहां पे जो हम विवेक से पर्सन होंगे उनके जवाब देते हैं, वहां पे जो आपका एग्जामिनर है उसने ये चीजें थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करके इसका आंसर देने का प्रयास है वो किया है कि भी बंदा जो स्टूडेंट बैठा है वो कुछ अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सोचनी है, बाकी ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिन पे दिक्कत है मैंने आपको बता दिया है, आप उन पे ऑब्जेक्शन वो लगा सकते हैं। और बाकी हालांकि मैं आप सबको जो ऑब्जेक्शन वाले पर्सन है उनकी पीडीएफ है विथ रीजन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा जैसे ही तैयार होगी, ठीक है। और जल्द ही आपको जो थर्ड शिफ्ट के जो पर्सन है उसमें थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आपके सामने आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं उन सब पे भी मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। थोड़ा सा शादी का माहौल होने के कारण में थोड़ा सा इसमें लेट हो गया, तो ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो कट ऑफ का एनालिसिस है, गूगल फॉर्म का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से उसको भरें और गूगल फॉर्म के माध्यम से आप कट ऑफ बनाने के संबंध में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। और उस जो गूगल फॉर्म भरेंगे उसके डाटा के आधार पर हम आपको मतलब कि एक कट ऑफ का अनुमान है, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सटीक आपको बैठ रही होगी, आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी अपनी समस्या है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इन दोनों शिफ्ट के जो है पेपर जल्द ही आपको मिल जाएंगे और मैं उनको वीडियो के बनाने के बाद में उन वीडियोज का लिंक है इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को एक दिन के बाद में देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के जो आंसर की है उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।